हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबको अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर साइंस का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग जो बना रहे हैं, ये वीडियो नंबर 2 है। इस तरह से हम लोग एक और वीडियो बनाए हैं और इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम ना हो साइंस का मैट्रिक में, तब तक हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे जो सीधे आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में। और मान लीजिए कि 90% जो है उम्मीदें जताई जा रही है कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक, तो आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर कह रहा है अवतल लेंस से गुजरने वाली समांतर किरणें। समांतर किरणें समझते हैं। समांतर किरण हम लोग किसको कहेंगे? जो आपस में एक दूसरे के समान हो, जो आपस में एक दूसरे के समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरणें कहेंगे हम लोग। ठीक, तो अवतल लेंस से गुजरने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के बाद, जब अपवर्तन हो जाता है तो अपवर्तन के बाद एक दूसरे से फैल जाती है। समझे? एक दूसरे से क्या हो जाती है? फैल जाती है। जो एक किरण है समांतर के बाद, अपवर्तन के बाद जो है समांतर किरणें एक दूसरे से क्या हो जाती है? फैल जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है। यानी जब अवतल लेंस गुजरने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के बाद, जब अपवर्तन हो जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाती है? वो जो है फैल जाती है। जो प्रकाश को केंद्र की ओर ना लाकर बाहर की ओर भेजती है, यानी प्रकाश को केंद्र की ओर ले जाना चाहिए, तो केंद्र की ओर ना ला करके बाहर की ओर भेज देता है। इसीलिए क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। और जो डिफिनेशन हम देते हैं वैसे ही जाकर के आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, बिल्कुल एकदम शॉर्ट डिफिनेशन दिए हैं कि देखिए अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस से गुजरने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे से क्या हो जाती है? फैल जाती है। जो प्रकाश को केंद्र की ओर ना लाकर बाहर की ओर भेजती है, इसलिए अवतल लेंस को जो है, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत अच्छा स्रोत होते हैं और बहुत जो है ऐसे स्रोत होते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसान होते हैं, जीव जंतु के लिए नुकसान होते हैं, मनुष्य के लिए नुकसान होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उसके लिए भी जो है नुकसान होते हैं। तो लेकिन ऊर्जा के बारे में कह रहा है, तो ऊर्जा का जो है अच्छा स्रोत क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत हम लोग किसको कहेंगे? वो स्रोत जो ऊर्जा दे। सबसे पहले वो स्रोत जो ऊर्जा दे। लेकिन ऊर्जा कैसे दे? तो जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, पर्यावरण को कम नुकसान करे तथा लंबे समय तक टिकाऊ हो, उसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या कहता है? जो आसानी से उपलब्ध हो। आसानी से उपलब्ध होने का मतलब मनुष्य को किसी भी तरह का उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परेशानी ना उठाना पड़े, किसी भी तरह से उसको जो है परेशान ना होना पड़े, वो आसानी से ऐसे, उसके बाद जो पर्यावरण को कम नुकसान करे। और अधिकतर ऊर्जा जो होता है हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। अधिकतर हम लोग का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो पर्यावरण को अधिकतर नुकसान देने का काम करता है। लेकिन जो पर्यावरण को कम नुकसान करे तथा लंबे समय तक टिकाऊ हो, अतः यानी जब हम लोग एक बार उससे ऊर्जा प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करने का जरिया अगर उसमें हम लोग अगर एक बार बना ले तो लंबे समय तक चलते रहे, लंबे समय तक। ये नहीं कि आज हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करने का स्रोत बनाए फिर कुछ दिन बाद खत्म हो गया, तो फिर इससे बहुत सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो वो लंबे समय तक टिकाऊ हो, उसे हम लोग ऊर्जा का क्या कहते हैं? अच्छा
स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है ये बहुत लंबे समय तक इसका टिकाव होते हैं, एक अच्छा ऊर्जा है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, जीव जंतुओं को कम नुकसान पहुंचाता है और ये ऊर्जा आसानी से प्राप्त भी होता है। उसके बाद जो हो गया आपका पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है ये पवन ऊर्जा भी जो है अच्छा लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं, कम जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य का यह स्रोत है सौर ऊर्जा। और पवन ऊर्जा, पवन चक्की से हवा जिसको बोलते हैं, हवा के द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक, और ये बहुत ही शॉर्ट लिस्ट है और बहुत ही शॉर्ट में इस डिफिनेशन को हम दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी वीवीआई के कैटेगरीज में रखा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट्स भी है और बहुत बार एग्जाम में आए भी हैं और 2026 में आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो वह जीव जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन को अपने बना लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब उत्पादक के कैटेगरीज में आएंगे कौन? तो सबसे पहले कहता है हरे पौधे। यानी हरे पौधे जितने भी होते हैं वो उत्पादक होते हैं। कैसे उत्पादक होते हैं? तो वो अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। और कुछ जीव जंतु जो होते हैं, अधिकतर जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होता है? उत्पादक नहीं होते हैं। वो अधिकतर जीव जंतु जो होता है वो पेड़ पौधे पे निर्भर रहता है। लेकिन हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, क्योंकि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन को अपने से वो बनाते हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। नंबर 1 CO2, नंबर 2 सूर्य प्रकाश, नंबर 3 क्लोरोफिल या पर्णहरित और नंबर 4 जो हो जाएगा आपका वो जल हो जाएगा आपका। ये 4 चीजों से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आपको क्या पता? हरे पौधे, और दूसरा जो आपका हो गया शैवाल हो गया। तो चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका डायलिसिस क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है कि डायलिसिस क्या है? और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। तो डायलिसिस के बारे में जो कह रहा है, तो डायलिसिस एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है। डायलिसिस क्या है? तो एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, यानी जिसमें जो होता है कृत्रिम रूप से रक्त को, रूप डबल हो गया है, एक नहीं होगा, कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। यानी डायलिसिस जो है एक क्या है? चिकित्सकीय प्रक्रिया। यानी जो ये प्रक्रिया जो चलाई जाती है डॉक्टर के द्वारा प्रक्रिया चलाई जाती है। और कब चलाई जाती है? जिसमें कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। यानी जब रक्त जो है अशुद्ध हो जाता है, तो जब शरीर के पार्ट्स नहीं काम करते हैं, शरीर के जो रक्त छानने की जो किडनी जो होती है, किडनी जब काम नहीं करती है रक्त को शुद्ध करने में, तब जो है डॉक्टर एक प्रक्रिया को अपनाता है रक्त को शुद्ध करने के लिए। वही प्रक्रिया क्या है? आपका डायलिसिस प्रक्रिया है। तो इसलिए कह रहा है कि डायलिसिस एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो कभी भी कृत्रिम रूप से कब रक्त को शुद्ध किया जाएगा? जब प्राकृतिक रूप काम ना करे। तो जब प्राकृतिक रूप काम किसी भी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन जो होता है, इंसान का जो शरीर के जो अंग होते हैं, जब कोई अंग काम नहीं करता है अपने रूप से, अपने स्तर से, प्राकृतिक रूप से, तब वहां पे कृत्रिम रूप को अपनाया जाता है। तब डॉक्टर्स वहां पे अपने माइंड को लगाते हैं कि जिससे मनुष्य की जान बच जाए। तो इसीलिए कह रहा है कि डायलिसिस एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिससे कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। यह तब किया जाता है जब किडनी विषाक्त पदार्थों और
अतिरिक्त पानी को शरीर से निकालने में असमर्थ होता है। तो यह प्रक्रिया जो आपका चलाया जाता है, कब चलाया जाता है? जब किडनी जो आपका विषाक्त पदार्थों को या फिर जो अतिरिक्त हमारे अंदर पानी होते हैं उन पानियों को जब बाहर निकालने नहीं पाती है, तब जो है डॉक्टर्स डायलिसिस प्रक्रिया को अपनाते हैं ताकि लोगों की या फिर रोगियों की जान बच जाए। तो रोगियों की जान बचने के लिए डॉक्टर तो हर कोशिश करते हैं। कोई भी डॉक्टर दुनिया में नहीं चाहता है कि मेरा मरीज, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे पास आया हुआ मरीज अच्छा ना हो। तो इसीलिए कृत्रिम विधि को अपनाया जाता है। तो डायलिसिस क्या है? चिकित्सकीय प्रक्रिया है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका सूचक क्या है? सूचक के बारे में पूछ रहा है। और ये सूचक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचक, और कई बार एग्जाम में आए भी है। और जब आते हैं तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बल्कि जो आपके अम्ल क्षार लवण वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूचक हम लोग किसको कहेंगे? अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम लोग सूचक कहते हैं। यानी हम लोग किसी भी पदार्थ के बारे में जो जानकारी करेंगे कि ये अम्ल है इस पदार्थ में या फिर क्षार है, ये अम्लीय पदार्थ है या फिर क्षारीय पदार्थ है, उन पदार्थों को जो जानेंगे हम लोग किसके द्वारा जानेंगे? सूचक के बारे में जानेंगे। और मुख्य रूप से आमतौर पर हम लोग सूचक के रूप में किस पदार्थ का यूज करते हैं? तो हम लोग मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज का अधिकतर हम लोग यूज करते हैं कि जो है सूचक के रूप में हम लोग मेथिल ऑरेंज का यूज करते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन पदार्थ क्षारीय है। एक चीज और आप याद रखिएगा, जो अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का ये 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। 7 से कम का मतलब जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, ठीक, 7 से कम। और क्षार जो होता है आपका, क्षार जो होता है यह आपका 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। और जो उदासीन जो होता है, उदासीन जो होता है वो 7 के बराबर। 3 चीज को आपको याद रखना है। 100% एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक, और जो उदासीन पदार्थ होते हैं वो 7 के बराबर होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन करें। ये 4 नंबर वाला आपका प्रश्न है। 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें, और कभी जो है ये 5 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए। तो 3 क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसके 2 उदाहरण दे, और तीसरा कह रहा है मिश्र धातु के 3 उपयोग को दीजिए। तो तीनों को जिस तरह से हम यहां पे लिखे हैं उसी तरह से आपको लिखना है, और तीनों सीरियल वाइज देना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अन्यथा अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो 1 या 2 मार्क्स उसमें आपका कट जाता है, और इसी गलती की वजह से साइंस में कम नंबर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या पूछा हम लोग को? पहला कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाया जाता है, और उस तरह से मिलाया जाता है कि उसमें पता भी ना चले कि 2 धातु मिला हुआ है, उसी के समांगी 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को इसी क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है, इसके 2 उदाहरण दे। इसके 2 उदाहरण मांगा है। तो 2 उदाहरण हम लोग क्या दिए हैं? एक तो हम लोग पीतल दे दिए हैं, और दूसरा जो हम लोग दिए हैं क्या दिए हैं? कांसा दिए हैं। दूसरा क्या दिए? कांसा। तो पीतल जो होता है दोस्तों, पीतल में क्या क्या मिला हुआ रहता है? Cu प्लस Zn, यानी कॉपर और जिंक जो मिलकर के बनता है, क्या बनता है? पीतल बनता है। कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल बनता है। उसके बाद कांसा जो बनता है Ci प्लस Sn,
तो Ci और Sn मिलकर के क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? कांसा बन जाता है। उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, आपका डिफिनेशन पूछा, परिभाषा, दूसरा 2 उदाहरण पूछा है, और लास्ट में आपका क्या पूछा है कि मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन करें। जो 3 जो उपयोग है आपका, सबसे पहला है घरेलू बर्तन बनाने में। तो दोस्तों घरेलू बर्तनों में अधिकतर जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, या तो फिर आपको पीतल के रूप में दिखाई दे, कांसा के रूप में दिखाई दे, या फिर कोई अन्य धातु के रूप में दिखाई दे। तो अधिकतर जो घरेलू बर्तन जो होते हैं उसमें क्या होता है, मिश्र धातु मिला हुआ होता है। कोई एक धातु विशेष रूप से उसमें नहीं पाया जाता है, मिला करके उसमें बनाया जाता है। और दूसरा जो है आपका यंत्रों के पार्ट पुर्जे बनाने में। यंत्रों के पार्ट पुर्जे क्या, कोई भी मशीन हो गया, तो मशीनों के जो पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं उसमें अधिकतर जो धातु होते हैं वो मिक्स होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु को उसमें मिला दिया जाता है, उसके बाद जो उसके पार्ट पुर्जे को बनाया जाता है। और आपका 3 नंबर में है गहनों को बनाने में। गहना क्या, कि जैसे कि अभी मार्केट में आपका हूबहू जो आपका सोने जैसे कुछ गहने दिखाई देंगे, कुछ चांदी जैसे दिखाई देंगे। पता चलता है कि ये सोने और चांदी का है, लेकिन वो पीतल के होते हैं। क्या होते हैं? पीतल होते हैं। जैसे कि तरह तरह कान में पहनने वाले, नाक में पहनने वाले जो होते हैं, तरह तरह के जो गहने होते हैं, उसको भी जो है अधिकतर यूज जो होता है उसका भी मिश्र धातु के होते हैं। तो यह आपका 6 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहा, और हम 100% कहते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन में से 3 आपका क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा। आप नोट करके रखिए, और आप लोग को जितने भी VVI सीरीज हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको अपने नोट्स में टिक लगा लीजिए, या फिर उतार करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट लिस्ट में पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट्स कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बनाए हैं पहुंचेंगे आप तक। अगर इसका पहला पार्ट आपने देखे तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।